हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने जा रहे हैं यूपीएससी के कंसेप्ट को और यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर को, जो कि 2025 में पूछा गया था। ये पेपर 1 है स्टूडेंट। टोटल हम लोग का जो पेपर आता है, आप लोग सभी को पता है कि टोटल जितना पेपर हम लोग का पूछा जा रहा है वो है पेपर 1, जिसमें जीके जीएस वाला या फिर जीएस पोर्शन वाला होता है, और फिर पेपर 2 जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसे हम लोग सीसेट पेपर भी कहते हैं। सीसेट पेपर, ये दोनों पेपर जो है वही है, वो प्रीलिम्स का स्टेज माना जाता है स्टूडेंट्स। सबसे पहला क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि ये क्या कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू द इन्वेस्टमेंट ऑफ कंसीडर द फॉलोइंग, मतलब इन्वेस्टमेंट के डिफरेंस अगर देखा जाए तो कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर ट्रीटेड एज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में कौन कौन सा करेक्ट होता है। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का मतलब हुआ कि ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसमें आप लोग अल्टरनेट वे में कर रहे हैं, यानी कि एक तो फिक्स इन्वेस्टमेंट होता है और एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट हुआ कि एक जो उससे अलग हुआ। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में आपका इसमें जो है वो करेक्ट आंसर होगा ओनली 2, बिकॉज देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो है वो ओनली 2 ओनली 3 करके है। क्यों? क्योंकि ताकि पेपर का जो अभी पैटर्न चल रहा है वो ओनली 2 ओनली 4 वाला पेपर में ज्यादा ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जिस कारण से एलिमिनेशन का जो रोल है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। बट समहा आप लगा भी सकते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में आप देखिए कि क्या है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में हम लोग क्या क्या समझ सकते हैं। बॉन्ड जो होता है वो तो आपको पता है, बॉन्ड जो है वो रेगुलर इन्वेस्टमेंट फंड में यूज किया जाता है। स्टॉक्स भी आपका रेगुलर यूज में किया जाता है। हेज फंड और वेंचर कैपिटल आपका सही होगा, जिस कारण से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आरबीआई के लिए कौन कौन सा ऐसा सोर्स है, कौन कौन सा ऐसा स्रोत है जिससे वो आरबीआई जो है वो इनकम कर सकती है, यानी अपनी जो डे टू डे बिजनेस है उसे चला सकती है। तो इसमें क्या हो सकता है, देखिए बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गवर्नमेंट बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है समझिए पहले। बॉन्ड जो है वो एक दस्तावेज है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है, जिसमें क्या होता है सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज किया जाता है, उसमें टाइम दिया रहता है, ईयर दिया रहता है, और उसमें गवर्नमेंट सिग्नेचर होता है। और इसे क्या करते हैं आप रुपीज, हाँ रुपीज अमाउंट भी होता है। अमाउंट को आप क्या करते हैं कुछ समय के लिए बॉन्ड के रूप में फिक्स कर देते हैं, ताकि जब वो उसका मैच्योरेशन पीरियड आए तो फिर वो जो है वो आपको खुद सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट रख करके आपको इनकम दे। तो इस तरह से आरबीआई क्या करती है, लोगों से बॉन्ड कलेक्ट करती है, कंपनी से बॉन्ड कलेक्ट करती है और वो सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है स्टूडेंट्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहला जो है इसमें ऑप्शन वो है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड से मतलब है कि आरबीआई जो है वो सेल कर रही है और खरीद रही है गवर्नमेंट बॉन्ड को, तो उससे उसका कमाई होगी, सही है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी। अब $1 इज इक्वल टू अराउंड 85 रुपीज है। तो ये जो बोएंगे सैलरी, अगर मेरे पास है $100 और मुझे करेंसी में चेंज करवाना है, इंडियन करेंसी में, इन रुपीज में, तो क्या होगा कि मैं जाऊंगी बैंक और मैं बोलूंगी कि मुझे डॉलर जो है वो डॉलराइजेशन करके हमें क्या करना है, ऐसा करेंसी में अपने इंडियन रुपए में चेंज करवाना है, जिसके कारण से क्या होगा कि सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसमें भी चार्ज होगा, और फॉरेन करेंसी के थ्रू भी जो गवर्नमेंट है वो अपना, या फिर आरबीआई जो है वो अपनी जो डे टू डे बिजनेस है या फिर अपनी इनकम का जो सोर्स है वो कर सकते हैं, यानी ये भी सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्या ऑप्शन है, लैंडिंग टू प्राइवेट कंपनी, यानी प्राइवेट कंपनी को लैंड करना, वो भी आपका कमाई का एक जरिया। प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द करेंसी, प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द करेंसी, प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द करेंसी। हाँ, एक है पेंशन फंड मैनेजमेंट। पेंशन फंड मैनेजमेंट का कोई यहाँ पे रोल नहीं है। Pension fund management is correct option, is the wrong option. And 5, printing and distribution of the currency. Printing and distribution of the currency is also one of the option, correct option. मतलब कि यहाँ आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो है 1, 2 and 4, 1, 2 and 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया कि उनके फंक्शन के बारे में और उनके वर्क के बारे में समझाया गया है।
उनके वर्क में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहला जो है वो डायरेक्टर यानी ईडी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। हाल ही फिलहाल सुना होगा पिछले साल की कितना ईडी जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव रोल प्ले किया है हर चीज में। ये क्या करते हैं, करप्शन को डिस्पोज करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इनके सारे जितने भी सीनियर हेड है वो इसी सबसे रिलेटेड है। स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेंट इसमें क्या है, सम ऑफ इट फंक्शन इज इन्फॉर्मेंट और फ्यूगिटिव। फ्यूगिटिव यानी जिसे हिंदी में भगोड़ा कहते हैं। जैसे नीरव मोदी इज वन ऑफ द फ्यूगिटिव पर्सन विच इज टैग्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। और इसमें आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या है, हाउ मेनी ऑफ द अबव रोज आर करेक्ट। हाउ मेनी ऑफ द अबव रोज आर करेक्ट इसमें आपको बताना है। डायरेक्टोरेट ऑफ द इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ऑफ फ्यूगिटिव और इंटरनल सिक्योरिटी डिवीजन 1 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। क्या ये बात सही है कि नहीं, देखना होगा। डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस एनफोर्समेंट ऑफ द वैल्यू, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डायरेक्टर जनरल ऑफ सिस्टम एंड डाटा मैनेजमेंट, कैरिंग आउट बिग डाटा एनालिटिक्स and assist tax officer for better policy and enabling tax avoidance, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसमें क्या है, दो ऑप्शन आपका करेक्ट है, दो ऑप्शन करेक्ट। Now let's move on the next question. Consider the following statement. What are which of the statement given above the are correct? इसमें आपको करेक्ट बताना है। यहाँ पे देखिए ये जो करेक्ट नॉन करेक्ट वाला जो पोर्शन होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट हमेशा याद रखिएगा कि ये सारे पोर्शन जो है वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेटेड। अगर आप इनकरेक्ट पढ़ ले रहे हैं तो वो उसमें भी गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको ध्यान देकर देना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, चलिए हम लोग समझते हैं कि इसमें कौन सा क्या क्या इसमें बताया गया। द आरबीआई ऑफ मैंडेट ऑल द लिस्टेड कंपनी इन इंडिया टू सबमिट अ बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। यानी आरबीआई ने मैंडेट कर दिया है, यानी सबको मैंडेटरी कर दिया है कि जितने भी लिस्टेड कंपनी है कि उन्हें अपना बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट सबमिट करना होगा। इन इंडिया कंपनी सबमिटिंग अ BRSR means this report make disclosure in report that are largely non financial in nature। मतलब कि जैसे बोला गया कि इंडिया में जितने कंपनी ने BRSR को सबमिट और डिस्क्लोज किया है वो ज्यादातर जो है वो नॉन फाइनेंशियल इन नेचर माना जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन है, एक यहाँ पे वर्ड बताया गया है ऑल। This is not the correct word as per the UPSC concept, because all is maximum time the all concept is always incorrect. Here the option 2 is only correct. The 2 is correct. Now let's move the next question. Consider the following statement. In India, income from allied agriculture activity like poultry farming and wool rearing in rural areas is exempted from many tax। मतलब कि क्या है, इंडिया में सारे इनकम जितना भी एलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटी से आ रहा है, जैसे कि पोल्ट्री फार्मिंग जैसे मुर्गी पालन, पशु पालन, मछली पालन होता है, और वूल रेयरिंग यानी जितने भी भेड़ बकरी का जिससे ऊल निकाला जाता है, और जो गाँव में है वो उनको सारे टैक्सेस से एग्जाम्प्ट, यानी अब उन्हें एग्जाम्प्ट रख दिया गया है, उन पे कोई भी तरीका का टैक्स लगाया नहीं जाता। इन इंडिया रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट कंसिडर्ड अ कैपिटल एसेट अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। यानी रूरल एग्रीकल्चर लैंड को कंसिडर ही नहीं किया जाता प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट ऑप्शन है, क्या दोनों स्टेटमेंट सही है और स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट एक्सप्लेन करता है स्टेटमेंट 1 को। सेकंड जो है वो दोनों स्टेटमेंट सही है और स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन नहीं करता है स्टेटमेंट 1 को। स्टेटमेंट सी नंबर जो है वो है स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, और स्टेटमेंट लास्ट है जो है वो स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। Now let's move the next question, that is consider the India has joined the Mineral Security Partnership as a member मतलब इंडिया ने मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप में एक मेंबर की तरह, एक भागीदारी की तरह ज्वाइन किया है। इंडिया इज अ रिसोर्स रिच कंट्री इन ऑल 30 क्रिटिकल मिनरल दैट इट हैज बीन आइडेंटिफाइड। यानी इंडिया रिसोर्स रिच कंट्री है जहाँ पे 30 क्रिटिकल मिनरल जो है जो कि आइडेंटिफाई, सारे 30 क्रिटिकल मिनरल आइडेंटिफाई कर
किए गए हैं, कर दिए गए हैं। द पार्लियामेंट 2023 हैव अमेंडेड द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 empowering the central government to include exclusively auction mining lease and composite license for certain critical minerals। मतलब कि क्या है कि 2023 में संसद ने, पार्लियामेंट ने अमेंड किया था माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेशन को, एक्ट को 1957 में, जिसमें एम्पावर कर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को, कि वो डायरेक्टली ऑक्शन यानी डायरेक्टली उसकी बोली लगा सकती है, मिनरल को लीज कर सकती है, लाइसेंस में कंपोजिट वे लगा सकती है फॉर द सर्टेन क्रिटिकल मिनरल। अब आपको बताना है कि इसमें कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर देखिए फिर से कीवर्ड आपको ध्यान देना है, करेक्ट पूछा गया है स्टूडेंट्स। करेक्ट में आप यहाँ पे ध्यान से दे करके देखेंगे तो जो सबसे पहले जो वन ऑप्शन है हम लोग देखेंगे तो वन ऑप्शन तो ऑलवेज करेक्ट ही होगा, ठीक है। उसके बाद बी ऑप्शन, यहाँ पर फिर से एक आपको दिख रहा है कीवर्ड ऑल। ऑल इज, एज आई सेड अर्लियर, दैट ऑल इज अ नेगेटिव वर्ड, ठीक है। तो ऑल वाला कंसेप्ट आपका गलत हो गया। द पार्लियामेंट 20, ये आपका सही है, यानी ऑप्शन आपका है सी नंबर इज करेक्ट। नाउ लेट्स मूव द क्वेश्चन नंबर 7। The question number 7 states that as regard return from an investment in a company, generally bondholder are considered to be relatively at lower risk than stockholder। यानी जो बॉन्ड होल्डर होते हैं वो उनका कम रिस्क होता है जो कि स्टॉक होल्डर में रहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए समझिए कि एक स्टॉक मार्केट है और एक है बॉन्ड मार्केट। बॉन्ड में क्या होता है, बॉन्ड में आपका जो है वो रेगुलेटर होगा आरबीआई, जिसमें आपका मैक्सिमम जितना भी फाइनेंस का चीज है या फिर बैंक से रिलेटेड चीज वो सभी आरबीआई के अंडर आ जाएंगे। बट स्टॉक होल्डर में क्या है कि स्टॉक में आप वहां पर बॉन्ड आपको भले आपने चाहे जितना भी पैसा लगा दिया, लेकिन अगर कंपनी को लॉस हुआ तो समझिए आपको भी लॉस हो रहा है। स्टॉक आपने खरीद लिया यानी उस कंपनी के एक पार्ट को आपने खरीद लिया है। बॉन्ड में ऐसा कुछ नहीं है। बॉन्ड क्या होता है कि समय चाहे कितना भी बुरा हो जाए लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा गया है आपको उस रेट ऑफ इंटरेस्ट में रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। बट स्टॉक में ऐसा नहीं होता। अगर मार्केट का पोजीशन जो है वो सही है तो आपको अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, बट अगर वो रिलेटिवली वीक हुआ तो आपको मे बी उसके झेलना पड़ेगा, उससे डाउनफॉल भी हो सकता है। तो वही चीज यहाँ पे बोला गया है कि बॉन्ड होल्डर को ज्यादा सेफ्टी मिलती है स्टॉक होल्डर से। क्या ये बात सही है? तो आपको क्या समझ, यहाँ पे आप पहले ऑप्शन देखिए, बोथ स्टेटमेंट जिसमें टू और करेंट बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन वन। चलिए हम लोग सेकंड स्टेटमेंट भी पढ़ना ही पड़ेगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, बॉन्ड होल्डर आर लेंडर टू अ कंपनी वेयर स्टॉक होल्डर आर इट्स ओनर। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि बॉन्ड होल्डर जो होते हैं वो लेंडर होते हैं, उन्होंने दिया होता है अपना एक सर्टेन अमाउंट जो कि बैंक के पास सबमिट रहता है और उसे देखरेख करने के लिए आरबीआई एक अथॉरिटी बैठी हुई है जो उसको देखभाल करेगी। लेकिन स्टॉक होल्डर में क्या है, डिस्पाइट हैविंग सेबी और रेगुलेटरी अथॉरिटी, बट यहाँ पर रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है क्योंकि आप वहां पर अल्टीमेटली इनडायरेक्ट ऑनर ही बन चुके होते हैं स्टॉक होल्डर का। इसलिए ये स्टेटमेंट भी सही हुआ, ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। फॉर रीपेमेंट पर्पस बॉन्ड होल्डर आर प्रायोरिटाइज ओवर स्टॉक होल्डर। ऑब्वियस बात है, आप ही सोचिए कि अगर मेरे पास किसी ने पैसा जमा किए और मैंने उसे लिख करके दे दिया कि इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट में तुम्हें ये पैसा लौटा दूंगा, तो वो वाला ज्यादा आपको सेफ्टी के साथ मिलेगा, या फिर मैंने बोला कि तुम आ जाओ मेरी कंपनी में काम कर लो और मेरे कंपनी को अगर फायदा होगा तो तुम्हें भी फायदा होगा, अगर मेरे कंपनी को लॉस होगा तो तुम्हें भी लॉस होगा। अगर फ्यूचर में ऐसा हो कि मेरा कंपनी डूब जाए तो फिर उसे भी लॉस हो जाएगा। बट जिसे मैंने लिख करके दे दिया है कि हाँ इस रेट ऑफ इंटरेस्ट में तुम्हें पैसा मिल जाएगा, वो तो चांसेस कम ही है डूबने का, वो मतलब वो जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसे मैंने एक रिटन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू दे चुकी हूँ। इस कारण से आप समझ सकते हैं कि अगर कंपनी रिपेमेंट के पर्पस में अगर देखा जाए तो फिर क्या होगा, बॉन्ड होल्डर को सबसे पहले पेमेंट करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू द स्टॉक होल्डर। ये बात भी आपका सही है, ठीक है। इस कंसेप्ट अगर हम लोग समझते हैं ऑप्शन को, तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन 1, ठीक है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 2। ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट नहीं, ये तो गलत हो गया, नाइदर वन। इसमें आपका ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए सी और डी,
सी और डी को एलिमिनेट करेंगे हम लोग तो बचेगा बी और ए। बी और ए में आप देख सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट है और स्टेटमेंट 1 एक्सप्लेन करता है, तो इसमें 3 का बात ही नहीं किया गया, तो ये भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि 3 कहाँ गया, है ना। तो ए इज करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया अकाउंट फॉर अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड ग्लोबली दस एग्जिबिटिंग अ ग्रेट बूम। मतलब इंडिया ने बहुत ज्यादा पोर्शन में इक्विटी को ग्रास्प किया है। ऑल इक्विटी, यहाँ पर देख लीजिए एक वर्ड है ऑल, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। All equity option contract traded globally, thus exhibiting a great boom. India's stock market has growth rapidly. इंडिया का स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से बढ़ गया। इन द रिसेंट पास्ट इवन ओवरटेकिंग हांगकांग, हांगकांग को भी हमने पीछे छोड़ दिया हांगकांग पॉइंट ऑफ टाइम। देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी आइदर टू वार्न द स्मॉल इन्वेस्टर about the risk of option trading or to act or register financial। ये बहुत थोड़ा नेगेटिव सेंस नहीं दे रहा है स्टूडेंट। अब अगर आप ये ध्यान से देखिएगा तो ये थोड़ा नेगेटिव सेंटेंस नहीं दे रहा कि कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं होगी जो कि इसे मैनेज कर रही होगी। ये थोड़ा नेगेटिव सेंस दे रहा है। इस कारण से आप यहाँ पे एलिमिनेशन के थ्रू देख सकते हैं कि 3 जो है वो रॉन्ग है। 3 वाला सारा पोर्शन रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि रेगुलेटरी अथॉरिटी हो ही ना, ठीक है। 1 is correct answer. Elimination is not yet eliminated, but we need to change our approach. Yes. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द ग्रीन हाउस। देखिए सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब पहले समझिए। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब हुआ जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक ट्री है, इस ट्री का मैंने यूज किया और इस ट्री का यूज करके मैंने पेपर बनाया, इस पेपर को मैंने एजुकेशन में यूज किया, मतलब अपनी पढ़ाई में लिखने में एजुकेशन में यूज किया। फिर ये जब मेरा हो गया, जब वो पेपर का कंप्लीट हो गया तो मैंने उसे वेस्ट की तरह ना ट्रीट करके एक एसेट की तरह ट्रीट किया और इसे रिसाइकल कर दी। ये रिसाइकल करने के बाद फिर मैंने इसे कुछ मल्टीपल यूज में ले लिया, इससे दूसरे यूज में बना लिया। इस तरह क्या हो रहा है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सर्कुलर इकोनॉमी प्रमोट हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि आप जो है वो एक्स्ट्रा जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स का जो इमिशन है या फिर प्रोड्यूस है वो नहीं कर रहे हैं और आप उसे डे टू डे बिजनेस में भी कम यूज कर रहे हैं ताकि जो हमारे एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूट ना हो। यही सर्कुलर इकोनॉमी का बेस्ड कंसेप्ट होता है जिसमें बताया गया है। फर्स्ट ऑप्शन पढ़िए, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द ग्रीन हाउस गैस इमिशन। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है तो ग्रीन हाउस गैस इमिशन कहाँ से होगा। अगर आपका प्रोड्यूस ही हम लोग कम कर दे, जैसे रिड्यूस ही कर दे, रिड्यूस रिसाइकल रिड्यूस 3 कंसेप्ट होता है, 3R है ना, 3R वाला कंसेप्ट, तो उसमें रिड्यूस कर दे अगर हम लोग अमाउंट को, तो फिर क्या होगा, सर्कुलर इकोनॉमी प्रमोट होगी, ग्लोबल इमिशन कम होगा और ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट भी कम होगा। इस तरह से क्या है, सभी एक चेन से बंधे हुए। हर एक क्वेश्चन जो होता है ना स्टूडेंट्स, हर एक क्वेश्चन जो है वो अपने आप में ही बहुत सारी बातें लेकर के आता है, इसलिए हमारे लिए वो हर एक क्वेश्चन एक टारगेटेड क्वेश्चन हो जाना चाहिए। सर्कुलर इकोनॉमी यानी ये जो ऑप्शन है आपका, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग, नेक्स्ट ऑप्शन को। स्टेटमेंट 2 जो है वो कहता है सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल एज इनपुट। सर्कुलर इकोनॉमी जो है वो रॉ मटेरियल इनपुट में वो रिड्यूस कर देगा, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि हम लोग अगर रिसाइकल वाले कंसेप्ट को देखेंगे और सर्कुलर इकोनॉमी को फॉलो करेंगे तो क्या होगा, हम लोग रॉ मटेरियल का उतना यूज करेंगे ही नहीं, हम लोग को उतना पेड़ काटना ही नहीं पड़ेगा कि हमें बार बार पेपर बनाना पड़े। हम उस पेपर का यूज करके कोई और सब्जेक्ट, कोई और चीज बना सकते हैं, जिससे क्या होगा, सर्कुलर इकोनॉमी प्रमोट होगी, है ना। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट आप स्टेटमेंट देखिए, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोडक्ट। देखिए आप चाहे कुछ भी कहिए, जैसे एक कहने का तरीका होता है कि मेरा नाम आंचल है, फिर एक कहता है कि माय नेम इज आंचल, फिर है हमारा नाम आंचल है। तो ये क्या है, एक ही चीज मैं कह रही हूँ पर कहने का तरीका अलग है। उसी तरह यूपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा होता है कि जो कहना तो चाहता है एक ही चीज, लेकिन उसको कहने का तरीका अलग अलग होता है। ये तीनों वर्ड जो आप पढ़िएगा, ये तीनों सेंटेंस जो है वो आपस में एक दूसरे को ही डिफाइन कर रहा है। इस कारण से क्या होता है, ये तीनों स्टेटमेंट ही सही है और ये तीनों स्टेटमेंट एक्सप्लेन करता है स्टेटमेंट 1 को।
चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। इसमें आप देख सकते हैं कि बताया गया कैपिटल रिसिप्ट के बारे में। कैपिटल रिसिप्ट देखिए ये अपना ही जो एक टॉपिक है ना, ये टॉपिक ही बहुत बड़ा है। अगर मैं इसे समझाने बैठ जाऊं तो इसे मुझे लगता है आधा घंटा इसी को समझाने में लग जाएगा। तो कैपिटल रिसिप्ट आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन को उसके वर्ड के अकॉर्डिंग, उसको वो जो कहना चाहता है उसके अकॉर्डिंग आपको फाइनेंशियल नॉलेज के थ्रू आपको अच्छा से इसे एलिमिनेट करना आना चाहिए। ठीक है, यूपीएससी प्रीलिम्स इज जस्ट अ एलिमिनेशन गेम। आपको हर चीजें को पढ़ नहीं सकते, लेकिन आपको क्या करना है, अपने माइंड में डॉट्स बनाने, उस डॉट को कनेक्ट करके अपने कंक्लूजन में आना है। ठीक है, सबसे पहला हम लोग पॉइंट पढ़ते हैं कि कैपिटल रिसिप्ट जो है वो क्रिएट करता है लाइबिलिटी और रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। अब एक एग्जांपल के थ्रू हम इसे समझते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरा एक बिल्डिंग है, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट का ये बिल्डिंग है। इस गवर्नमेंट के बिल्डिंग को बनाया है, इसमें बहुत सारा हैंडलूम इंडस्ट्री फ्लरिश करता है। हैंडलूम इंडस्ट्री फ्लरिश कर रहा है। हैंडलूम इंडस्ट्री फ्लरिश करने से क्या वो ये हमारा एक असेट है, क्योंकि इससे हमारा एक इनकम जनरेट हो रहा है ना, इनकम जनरेट हो रहा है। अब हमने क्या किया है, इसे बेच दिया। इसे हम गवर्नमेंट ने एक XYZ कंपनी को बेच दिया। अब बेचने से क्या हुआ कि इससे बेच करके गवर्नमेंट के लिए क्या है, अर्निंग हुई। गवर्नमेंट के लिए क्या हुई, गवर्नमेंट के लिए वो चीज अर्निंग हुई, है ना, इस बिल्डिंग का। लेकिन क्या हुआ, इसे हम लॉस भी तो कर दिए। इसे हमसे तो मतलब मेरा एसेट भी तो कम हो गया ना। एसेट यानी पूंजी, एसेट यानी क्या हुआ, पूंजी। इससे मेरी एसेट में गिरावट भी तो आ गई। तो उसी कारण से क्या होता है कि कैपिटल रिसिप्ट यानी पूंजी से होने वाली कमाई, जैसे ये बिल्डिंग था, इस बिल्डिंग गवर्नमेंट के लिए पूंजी है और इस बिल्डिंग को बेच दिया XYZ कंपनी के पास, तो वो कैपिटल जो है उससे होने वाली कमाई क्या करती है, लाइबिलिटी बनाती है गवर्नमेंट पे और रिडक्शन करती है एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट की पूंजी को वो कम करती है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, बोरोइंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट और कैपिटल रिसिप्ट, यानी डिसइन्वेस्टमेंट वही हुआ, फिर से वही बात घुमा फिरा के कह रहा है। कैपिटल रिसिप्ट लाइबिलिटी ऑफ द कॉस्ट इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, यानी एसेट रिडक्शन हो रहा है। इसमें भी क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने वो बिल्डिंग बनाया, वो गवर्नमेंट ने उस बिल्डिंग को बनाया, तो इसमें गवर्नमेंट इन्वेस्ट भी तो कर रही है। लेकिन जब गवर्नमेंट ने इस बिल्डिंग को कंपनी को बेच दिया, सेल कर दिया, तो वो क्या कर दी, गवर्नमेंट ने इसमें डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। क्या किया, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट करने से क्या हुआ कि कैपिटल रिसिप्ट जो है वो उसी से मिलकर के बनी। यानी जब गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट किया तब वो चीजें वो कन्वर्ट होकर कैपिटल रिसिप्ट बन गई, यानी पूंजी से होने वाली कमाई। यानी आपका ये भी करेक्ट हो गया, ये भी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, इंटरेस्ट रिसीट ऑन लोन क्रिएट अ लाइबिलिटी। कैसे भाई, इंटरेस्ट रिसीव करेंगे लोन पे और हमारी ही जिम्मेदारी बन जाएगी? नहीं, वो हमारा एक तरह का कमाई है, लाइबिलिटी नहीं बनेगा वो। ठीक है, एक तरीका का एसेट है, क्योंकि हमने लोन दिया और जो भी अगर गवर्नमेंट ने लोन दिया है और उससे उनकी कमाई हो रही है। जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया, बैंक आप लोग जानते हैं कि लोन टेंडेंट करता है। लोन एक्सटेंड करने के साथ वो लोगों को लोन जो सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट के साथ देते हैं, और वो इंटरेस्ट ही क्या करती है, गवर्नमेंट अपनी एक कमाई के जरिए के रूप में रखे, एक सोर्स ऑफ द इनकम उनका है। तो क्या होगा, जितना भी इंटरेस्ट उनको लोन से मिल रहा है, क्या वो उनके लिए लाइबिलिटी है? नो, लाइबिलिटी नहीं है। इस कारण से क्या होगा, 3 को एलिमिनेट अगर आप करिएगा सारे ऑप्शन में, 3 को एलिमिनेट कर देंगे तो सिर्फ ए ही बचता है। ए ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन राजा राम मोहन रॉय जी से रिलेटेड है, उनके बारे में समझेंगे कि क्या कहा जा रहा है। ही पोजेस्ड ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द ट्रेडिशनल फिलोसफिकल सिस्टम ऑफ द ईस्ट। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला था कि कभी भी हम लोग को ये ऐसे काम नहीं करना चाहिए जो कि एंटी सोशल हो, जैसे कि विडो रीमैरिज को उन्होंने सपोर्ट किया था, डाइवोर्स
जो कंसेप्ट है उसे भी उन्होंने प्रमोट किया था। और सती प्रथा को सबसे जो इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट था उनका वो सती प्रथा को उन्होंने एबोलिश करवाया। ये सभी चीजें जो है वो उन्होंने वेरियस फिलोसफिकल सिस्टम को पढ़ करके और उन्हें सभी लोगों तक पहुंचा करके ही समझाया था। ये सिस्टम ऑफ द एसटीके बिल्कुल सही ऑप्शन। ही डिजायर्ड हिज कंट्रीमेन टू एक्सेप्ट द रेशनल एंड साइंटिफिक अप्रोच एंड द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड सोशल इक्वालिटी ऑफ ऑल men and women. Again the negative word the all is written here. Here you can see this is not so correct. Means क्या हुआ आपका, इसमें जो ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम लोग कंसेप्ट समझने जा रहे हैं स्टूडेंट नॉन कॉपरेशन से रिलेटेड। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, ये आपको बताना है। ठीक है, हाँ मैंने ऑप्शन वेयर द पार्ट ऑफ द नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम, यानी आपको बताना है कि इसमें नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम का कौन कौन सा पार्ट थे। ठीक है, नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम कीवर्ड जो है उसे आप हमेशा हाईलाइट करके रखिएगा, तो फिर आपको समझने में भी और आसानी हो जाएगी। जैसे कि आप फर्स्ट ऑप्शन में देख सकते हैं कि क्या लिखा गया है कि बॉयकॉट ऑफ लो कॉट एंड फॉरेन क्लोथ। यस, यही तो इसका मेन थीम था ना, स्वदेशी का या फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मेनली थीम यही था कि उन्हें लो कोट को और फॉरेन क्लोथ को बॉयकॉट करना, पिकेटिंग करनी थी। पिकेटिंग यानी फॉरेन के ही चीजों का यूज करके फॉरेनर थिंग्स को ही डिस्ट्रॉय करना। ऑब्जर्वेंस ऑफ स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस बिल्कुल सही है, ये भी सही है। रिटेंशन ऑफ टाइटल ओनर विदाउट यूजिंग द, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि रिटेंशन ऑफ टाइटल ओनर तो सही है, लेकिन इसे कहीं भी रिटेंशन ऑफ टाइटल इन ओनर नहीं था। मतलब क्या था कि उन्हें अपने टाइटल और ओनर को छोड़ना चाहिए जो भी यूरोपियन कंपनी के द्वारा दिए गए। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट, ये आपका सही ऑप्शन है, यानी कि इसमें 1 रॉन्ग है और 3 राइट है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। Now let's move the next question. The question number 13. The irrigation device called Araghata was. Araghata क्या था? ये देखिए आपका एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री पोर्शन से मिक्स है। अरघटा जो है वो क्या था? पहला ऑप्शन पढ़िए। A water bag made of leather pulled over a pulley. एक वाटर बैग जिसे लेदर के द्वारा, चमड़े के द्वारा बनाया गया था और पुल्ले के लिए यूज होता था। अ लार्ज व्हील विथ अर्थन पोर्ट टाइड टू द आउटर एंड ऑफ इट स्पोक, मतलब कि क्या है कि टाइड लार्ज व्हील था, बड़ा चक्का था जिसमें अर्थन पोर्ट का यूज किया जाता था और आउटर एंड में स्पोक से बना हुआ था। अ लार्ज अर्थन पोर्ट ड्राइवन बाय बुलोक, यानी लार्ज अर्थन पोर्ट जिसे बुलोक के द्वारा खींचा जाता था। A large water bucket pulled up directly by wind. देखिए यहाँ पर एक और नेगेटिव वर्ड यहाँ पर मुझे लग रहा है, वो क्या है? डायरेक्टली। डायरेक्टली भी आपको एक नेगेटिव ही सेंस दे रहा है, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, नाउ लेट्स से अनदर ऑप्शन मेड फॉर पुल्ड ओवर अ पुल्ले। लार्ज अर्थन बोट, लार्ज से 3 ऑप्शन है, आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें आपको समझ में आना चाहिए कि यही 3 ऑप्शन में कोई आंसर होगा। एक को तो हमने गलत माना, दूसरा क्या? लार्ज बोट ड्राइवन बाय बुलोक। कोई जरूरी नहीं कि वो बुलोक के द्वारा ही हो, है ना? तो जरूरी है क्या? नहीं, यानी ये भी कर रहा हूँ। नेक्स्ट बच गया क्या? बी इज योर आंसर। Now let's see the question number 14. Who among the following ruler in ancient India has assumed the title of Mattavilasa, Vichirachitta and Gunabhara? These 3 titles that have been initiated and have been tagged by some ruler. The name will be, कौन कौन है? महेंद्र वर्मन 1, सिंह विष्णु, आपको इसमें चूज करना है नरसिंह वर्मन 1 एंड सिंह वर्मन। Here the correct answer is Mahendra Varman. Now let's see the next question, that is Fahin. फाहिन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द एंशिएंट ट्रैवलर। फाहिन द चाइनीज पिलग्रिम ट्रैवल टू इंडिया ड्यूरिंग द राइन ऑफ। फाहिन ने किनके राइन में ट्रैवल किया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। Here the correct answer is समुद्रगुप्त। ये पार्ट 1 है स्टूडेंट्स। जितना भी 15 क्वेश्चन हमने किया है, इस 15 क्वेश्चन को हमने डीपली अंडरस्टैंड किया और भी तो ब्यूटीफुल कंसेप्ट। अगले वीडियो में हम पार्ट 2 लेकर आएंगे जिसमें 16 से लेकर के 35 तक के क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसे फर्दर पार्ट में डिवाइड करेंगे और वेरियस
वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड कंसेप्ट के साथ समझने का ट्राई करेंगे। अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लगा देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू।